नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है महाजनपद के बारे में। तो आज हम 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे और यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम डिटेल से जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जब वैदिक काल चल रहा था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो वैदिक काल के बारे में था, तो वहाँ पर जो आर्यन लोग भारत में आते हैं तो वो सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में रहा करते थे, यानी कि इस वाले क्षेत्र में वो रहा करते थे। पर जब उत्तर वैदिक काल आता है तब लोहे की खोज हो जाती है। अब लोहे की खोज जब होती है तो वो हथियार बनाने लगते हैं और अपने आसपास के इलाकों में कब्जा करने लगते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यन लोग यहाँ तक इस पूरे इलाके तक फैल चुके थे और अपने अलग अलग प्रशासनिक इकाई में बढ़ चुके थे। इन्होंने अलग अलग राज्य कहे या महाजनपद कहें, उन्हें हथिया लिया था और अलग अलग क्षेत्रों में ये बंट गए थे और इन्हीं को महाजनपद कहा जाता है। जैसे आज का जो राज्य है उस समय उसे महाजनपद कहा जाता था। तो अपने अपने क्षेत्र को इन्होंने हथिया लिया था और एक दूसरे को क्षेत्र को भी ये हथियाना चाहते थे। तो इसमें 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद थे वो थे कौशल, वत्स, अवंती और मगध। और ये चार जो महाजनपद थे ये सबसे शक्तिशाली थे। पर इन तीनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो था वो था मगध। मगध इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि इसके भौगोलिक जो स्थिति थी वो काफ़ी बढ़िया थी, इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बढ़िया थी और इसकी राजनीतिक व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया थी। आगे मैं आपको मगध के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से महाजनपद है जो भारत से बाहर है। तो भारत के बाहर जो महाजनपद हैं वो है गंधारा और कंबोज। ये दो महाजनपद आज के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उस रीजन में स्थित है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, इसे आप याद रखिए। ये इसकी राजधानियां हैं, जैसे काशी की, वाराणसी, कौशल की, श्रावस्ती, अंक की, चंपा। ये सारी जो राजधानी है इसे आप याद करिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसे भी आप देख लीजिए। अब इन महाजनपदों के बारे में पता कैसे चलता है, तो दो ग्रंथ है उससे इन महाजनपदों के बारे में पता चलता है। एक अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध साहित्य है, उससे भी हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है। और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उससे भी महाजनपद के बारे में पता चलता है। पर ये जो कुरु था इसके बारे में जानकारी हमें महाभारत में भी मिलती है, तो इसे भी आप याद रखिए। अब मगध जो था इन महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसका एक रीज़न था क्योंकि इसके जो आसपास का रीजन था वो काफ़ी घना था और यहाँ से गंगा नदी बहती थी। अब गंगा नदी बहती थी, इसकी आसपास की मिट्टी जो थी वो काफ़ी उपजाऊ थी और यहाँ पे कृषि अच्छी होती थी और यहाँ पे लोहे की भी भरपूर मात्रा थी। इसलिए ये हथियार बनाते थे और आसपास के महाजनपदों को अपने कब्जे में ले लेते थे। इसकी राजनीतिक व्यवस्था भी काफ़ी उत्तम थी क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे राजा हुए जैसे बिंबसार हो गया, अजातशत्रु, उदयन। तो ऐसे कई बहादुर राजा हुए जिन्होंने मगध का क्षेत्र काफ़ी विस्तार किया। तो इसका ये रीज़न था इतना शक्तिशाली होने का। ये चार महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे। अब मगध में कौन कौन से राजवंश आते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरेक वंश की शुरुआत जो की थी वो बिंबसार ने की थी और बिंबसार जो था इसने अपनी राजधानी जो थी वो गिरिब्रिज यानी कि राजगीर को बनाया था। देखिए, राजधानी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आता है तो वो सबसे पहले राजधानी को अपने कब्जे में लेता है। अगर उसके कब्जे में राजधानी आ गई तो वो पूरे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लेता था। अगर उसने राजधानी को नहीं जीता तो वो उन क्षेत्रों को नहीं जीत पाता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी राजधानी होती थी, इसलिए राजधानी को काफ़ी सुरक्षित बनाया जाता था। तो वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, यानी कि इसने दहेज में कई ऐसे राज्य ले लिए जिससे इसका मगध का विस्तार काफ़ी बड़ा हो गया। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद इसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। पहले जैन धर्म को मानता था, उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारतीय इतिहास में बिंबिसार ही ऐसा प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी और इसने राजवैद था इसका जीवक। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि जीवक किसका राजवैद था, तो बिंबिसार का राजवैद जीवक था। इन्होंने जीवक को बुद्ध की सेवा करने के लिए नियुक्त किया और जीवक एक बार अवंती के जो राजा थे चंड प्रमोद,
उसकी सेवा करने के लिए भी वहां पर गए थे, जिससे हमें यह पता चलता है कि अवंती के साथ मगध का अच्छा रिलेशन था। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु जो था इसका बेटा था और इसने बिंबिसार को मार दिया, यानी कि अपने बाप को मार दिया। 492 ईसा पूर्व में इसका निधन हो गया और उसके बाद अजातशत्रु जो था वो सिंहासन पर बैठा। इसे कुणिक भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिए। कई बार क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसे कुणिक के नाम से जाना जाता है, तो अजातशत्रु। इसके शासनकाल में कौशल, वज्जी और मल संघर्ष हुए थे, यानी कि यहाँ पर कौशल हो गया, वज्जी और मल, यानी कि ये संघर्ष हुए थे और इसने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया था। अजातशत्रु ने इन सभी इलाकों को मगध में मिला लिया और अवंती को भी जीत लिया था। लगभग 32 साल तक इसने राज किया और 460 ईसा पूर्व अपने पुत्र द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, यानी कि उदयन इसका पुत्र था, उसने इसकी हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पे परंपरा चली थी कि पुत्र अपने बाप को मार देता था। उसके बाद उदयन या उदयन भी बोलते हैं इसे, वो शासक बना और अजातशत्रु के बाद ये सिंहासन पर बैठा। इसने पाटलिपुत्र जो था, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था, इसे अपनी राजधानी बनाई। देखिए पाटलिपुत्र आज का पटना है, जो बिहार की राजधानी है। तो वो जो था वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित था। इसने राजगृह से अपनी राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र स्थानांतर कर दी थी। मगध के प्रतिद्वंदी जो थे अवंती, उनके गुप्तचर के द्वारा इसकी हत्या कर दी और इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। अब नागदशक जो था वो अंतिम राजा बना और इसके सेनापति जो थे शिशुनाग, इसने इसकी हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया। अब अगला वंश जो आएगा वो शिशुनाग वंश आएगा, जिसका टाइम पीरियड 412 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अगला शासक शिशुनाग। शिशुनाग ने मगध में आसपास के इलाकों को अपने अंडर ले लिया था। ये काफी बहादुर राजा था और ये 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसने एक काम किया, अपनी राजधानी को वैशाली नगर में स्थानांतरित कर लिया। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए इसे इतना ही पढ़ना काफी है। इसके बाद इसका पुत्र जो था कालाशोक, वो शासन पर बैठा 394 ईसा पूर्व, जब इसकी मृत्यु हुई थी शिशुनाग की। तो कालाशोक जो था उसने अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। देखिए राजधानी बदलते रहते थे, क्योंकि इनको खतरा होता था कि राजधानी हमारे अगर हाथ से चली गई तो हमारे पूरे क्षेत्र पर अधिकार खत्म हो जाएगा, इसलिए अपनी राजधानी को बदलते रहते थे। इसने 28 वर्ष तक शासन किया और कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए ये जो दूसरी जो मीटिंग थी उसमें निर्णय लिया गया था और बौद्ध भिक्षुओं के 2 संघ बन गए थे, एक थे स्थवीर और दूसरे थे महासंघिक। इसके बारे में अलग से मैंने लेक्चर लिया है बौद्ध धर्म के बारे में, उससे आप देख सकते हैं। और पहली जो संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी, आप इसे याद रखिए। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन और 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का अंत होता है और नंद वंश का उदय होता है। अब अगला जो वंश आता है वो था नंद वंश। इसके जो राजा थे वो थे महापद्मानंद, जिसने इस राजवंश की स्थापना की थी। इसे दूसरा परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि दूसरा परशुराम इतिहास में किसे कहा जाता है, तो महापद्मानंद को दूसरा परशुराम कहा जाता है। इसने कलिंग को जीत लिया था। यह कलिंग से जीनसेन की मूर्ति को मगध लाया था, यानी कि ओडिशा वाले क्षेत्र से ये जीनसेन की मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित थी, ये जैन धर्म को मानता था, उस मूर्ति को इसने मगध लाया था। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी, जिसका प्रमाण जो हमें मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख, जिसकी जो रचना की थी वो खारवेल जो कलिंग के राजा थे, इनके द्वारा ही हाथी गुफा अभिलेख की रचना करवाई थी और इसी से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है। नंद वंश के समय मगध जो था वो राजनीतिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली राज्य बन गया था और महापद्मानंद के कई सारे उत्तराधिकारी हुए, लगभग 8। उसमें सबसे अंतिम का जो उत्तराधिकारी था, जो राजा बना, वो था धनानंद। इसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर जो था वो भारत की ओर बढ़ रहा था, यानी कि उत्तर पश्चिम वाले इलाके से वो भारत की तरफ आ रहा था।
अब उत्तर पश्चिम वाले इलाके में चाणक्य रहते थे। चाणक्य जो रहते थे वो गंधार में रहते थे। इनकी जो राजधानी थी गंधार की तक्षशिला, वहां पे वो शिक्षण ग्रहण कर रहे थे। वहां पर इनको ये पता चल जाता है कि सिकंदर जो है वो भारत विजय करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और चाणक्य जो थे वो धनानंद के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि महाराज सिकंदर जो है वो भारत विजय करने के लिए आ रहा है। अब धनानंद जो था वो काफी घमंडी था। उसने चाणक्य की बेइज्जती कर ली कि मैं शक्तिशाली राजा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और चाणक्य की बुरी तरीके से उसने बेइज्जती कर दी और चाणक्य ने ठान लिया कि मैं इस राजवंश को खत्म कर दूंगा। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध करते हुए देखा और उसे ऐसी शिक्षा दी जिससे उसने इस पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। देखिए चाणक्य जो थे वो मानते थे कि सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली हथियार है वो मेरी बुद्धि है। अब इस बुद्धि को चलाने वाला कोई चाहिए, यानी कि मेरे बुद्धि जो है वो सबसे बड़ा हथियार है, बस इसे चलाने वाला कोई मुझे चाहिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सब कुछ सिखाया, राजा कैसा होता है और राजा कैसा बना जाता है और किस तरीके से साम्राज्य संभाला जाता है और इसका विस्तार किया जाता है। काफी बुद्धिमान थे चाणक्य। इसने अपने सारे गुण चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। अब इसने जो सबसे बड़ा राजवंश स्थापित कर लिया। अगला लेक्चर जो होगा वो सिकंदर के बारे में होगा कि कहाँ से सिकंदर भारत की ओर बढ़ा था और भारत में आने तक, यानी कि वो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में बस गए थे। यूनान के कई लोग उसने बसाए थे। इस इलाके को जीत कर, यानी कि इस वाले इलाके को उसने जीत लिया था और यहाँ पे यूनान के कई लोग यहाँ पे बस गए थे। और उनके आने से भारत की कला पर प्रभाव पड़ा, भारत के जो इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो सिकंदर के बारे में होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगला लेक्चर सिकंदर के बारे में और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए और सोसाइटी तभी अच्छी बनेगी जब हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।